हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के अंतर्गत सेल स्थिरांक के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत रसायन के अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया है चालकत्व और चालकता के बारे में। अब उसी के अंतर्गत आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्थिरांक के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वहाँ पर हमने चालकत्व चालकता के बारे में बताया था। देखिए, चालकत्व या विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ इक्वल टू L/RA। ठीक है, या इसको लिखा जाता है G इंटू L/A। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर R जो है किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध है और G जो है चालक का चालकत्व है। आर और जी के जो मान होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, सांद्रता पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। लेकिन एल जो होता है, एल और ए, ये जो है किसी भी सेल के लिए निश्चित होते हैं। कोई भी वैद्युत अपघटनी सेल है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है, तो इस वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड जो होंगे, ये एक इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। तो इस इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ये निश्चित है। यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य हम अलग अलग लेंगे, NaCl लेंगे, H2SO4 लेंगे, तो हर वैद्युत अपघट्य के लिए R का मान और G का मान बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर L और A का मान जो होगा वो वेरिएबल नहीं होगा, वो स्थिर होगा। इसलिए L और A का मान स्थिर होता है, इसलिए इसको हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। जैसे इसी प्रकार से हमने दूसरी एक सेल ले ली, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड हैं दो। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो होगी ये फिक्स होगी, ये वेरिएबल नहीं होगी। एक सेल बन गई तो इस इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो गई L, ये फिक्स होगी। और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A भी फिक्स होगा। मतलब ना इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बदलेगी और ना ही इनके इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा। यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य लेंगे हम चालकत्व को मेजर करने के लिए या चालकता को मेजर करने के लिए, यहाँ पर हम वैद्युत अपघट्य जो लेंगे तो उसका प्रतिरोध और G का मान बदलेगा। लेकिन L/A का मान निश्चित होता है। L/A का मान निश्चित होने के कारण इसको हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? किसी चालक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L। ये भी चालक सेल है तो इसको इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, या इस प्रकार की चालक सेल तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, और उनके अनुप्रस्थ और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसे हम सेल स्थिरांक G* के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सेल स्थिरांक G* इक्वल टू होता है L/A। तो स्टूडेंट्स, ये परिभाषा याद कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है कि किसी चालक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी चालक के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात सेल स्थिरांक G* कहलाता है। अब हम लोग इसी के आधार पर डिस्कस करेंगे सेल स्थिरांक G* व चालकत्व G में संबंध। तो देखिए इसमें क्या रिलेशनशिप निकलेगा। चूँकि कप्पा इक्वल टू फार्मूला है 1/ρ, और 1/ρ हो गया RA/L, तो L ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा RA। और अभी भी पढ़ा है सेल स्थिरांक G* इक्वल टू होता है L/A। तो कप्पा इक्वल टू फार्मूला बन गया 1/R इंटू G*। तो एक तो फार्मूला ये हो गया कि कप्पा इक्वल टू G*/R, या इसको ऐसे लिख सकते हैं G* इक्वल टू कप्पा इंटू R। ये भी रिलेशनशिप हो गया, G* इक्वल टू कप्पा इंटू R। ठीक है, और हम लोग जानते हैं चूँकि R इक्वल टू होता है 1/G, देन
दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कप्पा इक्वल टू 1/r, 1/r है तो हो जाएगा जी इंटू जी स्टार। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, अब आसानी से याद होने वाला है। कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा हो गई चालकता हो गई, जी हो गया चालकत्व और जी स्टार हो गया सल स्थिरांक। तो ये जो है चालकत्व और सल स्थिरांक में संबंध कहलाता है। मीन्स कप्पा इक्वल टू जी स्टार याद कर लीजिए, या जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर याद कर लीजिए। इन पर पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं और ये छोटा सा डेरिवेशन भी इसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर सेल स्थिरांक के बारे में। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला बताया कि L/A होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ये सेल स्थिरांक और चालकत्व में संबंध हो गया। कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है और रो इक्वल टू होता है RA/L, तो RA/L हो जाएगा। अब L/A हो गया जी स्टार, तो जी स्टार अपान आर हो गया। हमें जी स्टार चाहिए तो जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू आर, मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन R इक्वल टू 1/G होता है, तो R की जगह हम जब लेंगे, R की जगह G लेंगे तो हो जाएगा कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिलेशनशिप प्राप्त हो गया चालकत्व, चालकता और सल स्थिरांक में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसका हम मापन कैसे करेंगे। तो जिस वैद्युत अपघट्य की चालकता का मापन करना है, उस वैद्युत अपघट्य वो उसके गलित अवस्था में या उसके जलीय विलयन को चालक सेल में ले लिया जाएगा। और उसमें जो इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटनिक इलेक्ट्रोड का मतलब होता है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम ब्लैक, मतलब प्लेटिनम ब्लैक कोटेड जो है, मतलब प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम की कालिक होती है, मतलब प्लेटिनम के ऊपर प्लेटिनम की कालिक की परत चढ़ा दी जाती है, तो इससे प्लेटनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चालक सेल का मतलब है यहाँ पर क्या भरा हुआ, विद्युत अपघट्य का विलयन ये भरा होगा, जिसकी हमें चालकता नापनी है। विद्युत अपघट्य का विलयन, जिसकी हमें चालकता नापनी है, उसका विलयन ले लिया। ठीक है। अब हम चालकता मापन करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत में हम 4 प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हो गया हमारा R1 प्रतिरोध, यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा R2 प्रतिरोध हो जाएगा, ये R3 प्रतिरोध होगा, R4 प्रतिरोध होगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की विशेषता ये होती है कि हम इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित कर दें, इसमें इस चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि धारा मापी की सुई जो होगी गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई बिल्कुल बीच में आ जाए, मीन्स उसमें कोई विक्षेप ना हो, तो ये संतुलित व्हीट स्टोन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रतिरोध जो होगा वो परिवर्ती प्रतिरोध होगा। R3 और R4 प्रतिरोध निश्चित होंगे, R1 परिवर्ती प्रतिरोध होगा और इसके इस टर्मिनल को हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो B और C के बीच जो है हमने क्या जोड़ दिया, चालक सेल के दोनों टर्मिनल, चालक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के टर्मिनल B और C से जोड़ दिए, एक टर्मिनल C से जोड़ दिया, एक टर्मिनल B जोड़ दिया। अब हम क्या टर्मिनल जोड़ने के बाद R3 R4 प्रतिरोध निश्चित हैं, R1 प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करेंगे हम। तो R1 प्रतिरोध के मान को धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे तो एक ऐसा प्रतिरोध आएगा जब धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। जब कोई विक्षेप नहीं होगा उस स्थिति में R1 के प्रतिरोध को मेजर कर लिया जाएगा, माप लिया जाएगा, और हम अज्ञात प्रतिरोध R2 की गणना कर लेंगे। इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध R2 की गणना किस प्रकार से करेंगे, R2 की गणना देखिए, R2 गणना करनी है तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, ब्रिज या सेतु, ब्रिज के सिद्धांत से फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। तो ये हो गया P, ये हिस्सा होता है Q, ये हिस्सा होता है R और ये होता है S। P/Q बराबर R/S। ये 4 प्रतिरोध होते हैं। तो P की जगह पर हो गया हमारा R1 हो गया, Q की जगह पर R2 हो गया, R की जगह R3 हो गया और S की जगह पर R4 हो गया। ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध R2 का जो मान निकलेगा वो R2 का देखिए मान क्या आएगा,
R2 बराबर आ जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो R1 प्रतिरोध गुणे R4 प्रतिरोध, R1 गुणे R4 और R2 अपान R3। इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। अब अज्ञात प्रतिरोध की गणना जब हो जाएगी तो देखिए अभी फार्मूला पढ़ा, कप्पा इक्वल टू जी, या पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, रो इक्वल टू RA बाई एल, रो इक्वल टू RA बाई एल से रो का मान निकल आएगा, ठीक है। या RA बाई एल को हम लिख लेंगे R2 अपान RA अपान जी स्टार हो जाएगा, ठीक है। जी स्टार का मान इस सेल के लिए निश्चित होगा, तो इससे हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा। या इसी में हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R2 का मान जब आ जाएगा तो R2 का मान निकालकर हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम चालकता का अगर मान निकालना है तो चालकता कप्पा बराबर हो जाएगी 1 बाई रो। तो 1 बाई रो का मतलब हो गया 1 बाई रो की वैल्यू जो आएगी उसका व्युत्क्रम चालकता निकल आएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी इक्वल टू जी स्टार लिख लेंगे, या कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपान R2 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के इस फार्मूले से अज्ञात प्रतिरोध, मतलब पहले अज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर अज्ञात प्रतिरोध से उसकी चालकता कप्पा की गणना कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि जी स्टार तो फिक्स होगा इस सेल के लिए। यहाँ पर लंबाई, इलेक्ट्रोड की लंबाई जो होगी वो फिक्स होगी, एरिया भी यहाँ पर फिक्स होगा, तो जी स्टार का मान फिक्स होगा। R2 का मान आ जाएगा, हम फार्मूले से निकाल लेंगे, R2 का मान निकाल कर हम कप्पा का मान मीन्स चालकता का आंकलन कर लेंगे। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।